नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और हम चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में बैठे हैं और राजनीतिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं। शुरुआत हम भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई एक बात, 400 दिन बचे हुए हैं, चुनाव की तैयारियों में जुट जाओ जी। प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिया है। उनके इस बयान ने ये साफ भी कर दिया है कि भाजपा बैठने वाली पार्टी नहीं है जी। कार्यकर्ताओं को हमेशा काम करते रहना है जी। दूसरी ओर बात करें तो एक नया गठबंधन बन रहा है जिसमें कांग्रेस नहीं है। उम्मीद थी कि उस गठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। तो राजनीतिक हिसाब से ये दो खबरें इस सप्ताह महत्वपूर्ण रही। लेकिन शुरुआत भाजपा कार्यकारिणी की बैठक से करते हैं। क्या देख रहे हैं? पूरे कार्यकारिणी का उद्देश्य, नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं से अपील, आप लोगों से मिलिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो इसमें संबोधन था उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए और जैसा आपने कहा कि उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिया और वो खुद भी काम पर लगे हुए हैं और ज़्यादा तेज़ी से लग भी गए हैं। एक दिन में वो कर्नाटक भी हुआ है, महाराष्ट्र भी हुआ है, तमाम जो खासतौर पे शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करके आए। तो शहरी मतदाता वैसे भी बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी का प्रमुख लक्ष्य भी वही रहते हैं कि वो कम से कम उनके साथ रहे, वो उनका जो वोट बैंक है वो बरकरार रहे। बाकी और लोगों को भी किस तरह से आकर्षित किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो सीमावर्ती गांव हैं वहाँ पर आप समय बिताइए, वहाँ पर लोगों से मिलिए, वहाँ पे कार्यक्रम करिए, लोगों का जुड़ाव महसूस हो, उनको लगे नहीं कि यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, बस खाली वोट मांगने 5 साल में लोग आते हैं। तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। जब अगले साल जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जब वोट मांगने जाएं तो लोग ये ना कहें कि आप तो सीधा वोट मांगने तब आए थे 19 में और अब आप आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव में जाइए। और ऐसा ही हमने देखा था कि उत्तराखंड के दौरे पर जब सीमावर्ती गांव में प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन कर रहे थे तब भी उन्होंने यही अपील की थी। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और उन कामों की चर्चा नहीं होती है, वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि मीडिया में कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है, कभी किसी फिल्म के बाइकआउट को लेकर, कभी किसी धर्म से जुड़े विवाद को लेकर, कभी किसी अन्य विवाद को लेकर। तो अब सरकार ने, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने सवेरे 71,000 या 72,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वो खबर कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं पठान फिल्म का बायकॉट जो कोई कर रहा है उसके ऊपर, या किसी बागेश्वर धाम है या कोई और अन्य विषय आ गया है। तो ऐसे विषयों की चर्चा हो रही है। तो समाज में या देश में वो संदेश चाह ही नहीं रहा है कि सरकार क्या काम कर रही है। तो खाली बस आरोप हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर जो काम हो रहा है वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप जनता तक सारी चीज़ें लेकर जाइए, उनके साथ बैठिए, बताइए कि क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, जो वादे किए गए थे 19 में वो कितने पूरे हुए हैं। 400 दिन जो उन्होंने कहा है, तो वो 400 दिन हमारे पास अब बाकी उतने बचे हैं कि वो उन सब कामों को पूरा कर दें। तो ये एक प्रधानमंत्री जी का संदेश था। और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो ये कहना था कि हमको एक भी चुनाव नहीं हारना है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। और आप जानते हैं कि छोटे से छोटा चुनाव हो उसको बीजेपी बड़ी गंभीरता से लेती है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 3 की घोषणा भी हो गई है। 2023 के भी शामिल हो सकता है। हाँ, जम्मू कश्मीर। तो अब ये अगर 9 चुनाव में से जो सर्वाधिक जीतेगा, 24 में उसका दावा ही मजबूत होगा। और ये जो 9 चुनाव में जो सर्वाधिक चुनाव जीतेगा, उस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है वही प्रधानमंत्री पद का प्रबल उम्मीदवार भी होगा। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि 24 में भी उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि 24 का जो मुकाबला है वो केजरीवाल बनाम मोदी होगा। राहुल गांधी भी बार बार अपनी एक आध बार उनके मुंह से भी निकला और पार्टी जो उनकी है वो तो कहती ही है कि 24 के पीएम कैंडिडेट वही हैं।
तो पीएम कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, बात तो उसकी होगी कि 23 का जो कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल कौन जीतता है, सर्वाधिक कौन संख्या में राज्य जीत कर आता है। क्योंकि अगर बीजेपी सर्वाधिक जीतती है तो एनडीए मजबूत होगा, एनडीए के साथ हो सकता है कि कुछ और दल जुड़ने का प्रयास करें। अगर कांग्रेस सर्वाधिक राज्य जीतती है या क्षेत्रीय दल चुनाव सर्वाधिक जीतते हैं तो उसमें यह होगा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के साथ जो यूपीए गठबंधन में और दल आ सकते हैं, राहुल गांधी का नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ना चाह सकते हैं। और अगर क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती हैं इन 9 राज्यों में तो फिर क्षेत्रीय दल तीसरा मोर्चा बनाने को आतुर हो सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति से बीआरएस हुई है सर, केजरीवाल जाते हैं, लेफ्ट के नेता शामिल होते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, क्या बिना कांग्रेस के एक गठबंधन बनाने की कवायद उनसे शुरू की जा चुकी है केसीआर के द्वारा? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने पहले वो बिहार भी पहुंचे थे, नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इस बार जो रैली हुआ उसमें नीतीश कुमार को आमंत्रण तक नहीं आया। और तो क्या ने कहा भी है कि अगर मुझे बुलाया भी जाता तो मैं नहीं जाता। तो क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर जो सिर फुटअव्वल है वो साफ तौर पर दिख रहा है? साथ ही साथ बीआरएस की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, बीआरएस की जो पहली जो उसकी रणनीति तो यही है कि जो इस साल तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, पहले वो जीते। अगर आप अपना राज्य नहीं बचा पाए तो आप आगे दिल्ली का रास्ता कैसे तय करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती ये भी है कि वो जो उनकी अपनी पार्टी है उसमें परिवार में जो सिर फुटअव्वल मचा हुआ है उसको कैसे थामे, वो भी एक केसीआर के सामने बड़ी चुनौती है। खाली नाम बदल लिया है पार्टी का और कुछ और प्रतीक बदल दिए हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला। जनता को रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है कि आज आप सत्तारूढ़ हैं और अभी भी आपकी ही वहाँ पे बढ़त दिख रही है जो अगर वर्तमान की हम राजनीतिक परिस्थिति देखें, लेकिन वो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और असंभव कुछ नहीं होता है। तो कल को कोई दूसरी पार्टी हावी हो जाए, हो सकता है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन वहाँ पर अपनी शर्मिला जो अपनी पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि जनता उनके साथ आ जाए, हो सकता है जनता बीजेपी के साथ चली जाए, हो सकता है जनता कांग्रेस के साथ चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है चुनाव के समय। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बढ़त देख भी रहे हैं टीआरएस की, अब जो बीआरएस हो गई है उसमें उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने अपने आप को मान लिया है। हमने देखा कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी फरवरी में, उन्होंने जाकर बम्बई में, बिहार का आपने जिक्र किया ही है, और भी कुछ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, शरद पवार से मुलाकात की थी। लेकिन आपको देखना होगा कि बीआरएस का जो मंच सजा उस पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कौन थे। अब उसमें अरविंद केजरीवाल थे जो खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की आकांक्षा रखते हैं। उसमें वहाँ अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव जो वादा केसीआर से कर रहे हैं वो ममता बनर्जी से कर चुके हैं वही वादा। तो ये पवार से भी हो चुका है जी। तो ये देखना होगा कि वहाँ पर जो नेता थे उन सब का इतिहास क्या है। उनमें से अधिकांश का इतिहास अपने सहयोगी दलों को धोखा देने का रहा है, पाला बदल लेने का रहा है, मौका परस्ती का रहा है। तो केसीआर को आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए कि जो मंच पर आए हैं वो मेरे साथ अंत तक खड़े रहेंगे। उनको मौका लगेगा, वो आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे और वो आपकी वहाँ पर एक तरह से ताकत देखने गए थे कि आपका क्या होता है कि किसी के घर में अंदर जाकर देखा जाता है कि उसकी हैसियत क्या है, तो वो उसका आकलन करने गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने जिनको मंच पर बुलाया था वो खुद में अधिकांश खुद प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी हैं। और एक चीज़ हमको और स्वीकार करनी होगी कि जो तीसरा मोर्चा या जो क्षेत्रीय दलों का जो मोर्चा है वो सफल अब शायद हो ना हो, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप इतिहास उठाकर भी देख रहे हैं आज़ादी के बाद का राजनीतिक इतिहास, तो देश में बहुत कम अवधि ऐसी रही है जब तीसरे मोर्चे की सरकार रही हो या जो ऐसे थर्ड फ्रंट या और कोई मोर्चा आ गया हो, तो इनके भाग्य में सत्ता बहुत कम रही है। और देश अब जब बहुमत की सरकार का आनंद ले रहा है और बहुमत की सरकार की ताकत देख रहा है, उसके फैसले करने की, उसकी आगे देश को बढ़ाने की
इच्छा शक्ति को समझ चुका है, जान चुका है, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या देश फिर से खिचड़ी सरकारों के दौर में वापस जाना चाहेगा? वो दौर जहां पर एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए, पद हथियाने के लिए आप देखिए किस तरीके षड्यंत्र होते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जब यूपीए के कुछ मंत्री थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था गठबंधन सरकार की मजबूरियां होती हैं। तो क्या देश उस गठबंधन की मजबूरियों के दौर में जाने के लिए तैयार है? तो वो देखना एक बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि अब देखिए आप कुछ भी राज्य देख लीजिए, लगातार जो अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव है, अगर 2014 के बाद के विधानसभा चुनाव भी देख लीजिए, तो जनता अब स्पष्ट बहुमत देने लग गई है, इसको या उसको। गठबंधन से आज ही आ चुकी जनता, मुझे नहीं लगता कि उस दौर में जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाए, उस चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत मिल जाए, वो अलग विषय है। कांग्रेस के साथ सारे क्षेत्रीय दल आ जाएं, उनको बहुमत मिल जाए, या बीजेपी के साथ और दल आ जाए, उनको बहुमत मिल जाए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन थर्ड फ्रंट की सरकार केंद्र में, ऐसा मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि शायद जनता के ये मन में होगा कि देश को उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में फिर से धकेल दिया जाए, जहां से बड़ी मुश्किल से हम लगभग शायद 3-3.5 दशक बाद हम वहां से निकले थे 14 में। बिल्कुल। और हमने देखा था 2009 में भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी, जब लालू और मुलायम सिंह यादव एक साथ हुए थे जी। और गठबंधन की राजनीति को देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में उड़ान मिलती है, नहीं मिलती है। लेकिन सर, 3 राज्यों में कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बच चुका है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, लगभग 180 सीट होते हैं तीनों ही राज्यों में। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने पहले नहीं रखता था, लेकिन अब हमने देखा है किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लगातार मंत्री दौरा करते हैं, खुद प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक संगठन तक बना दिया गया, जिसको हिमंता बिश्व शर्मा को जिम्मेदारी दे दी गई है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर फिलहाल गवर्नमेंट की सोच क्या है, हम सब ने देखा है। नॉर्थ ईस्ट में इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? खास करके त्रिपुरा पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, त्रिपुरा में निगाहें हैं। त्रिपुरा में आप ये मान के चलिए कि बदलाव तो बहुत आया है। वहाँ पर खासतौर पर राजनीतिक हिंसा में बेहद कमी आई है, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो हीरा का एक वादा किया था, उस पर राज्य आगे बढ़ा है। त्रिपुरा अगर हम देखते हैं तो 24 वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। ये 24 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी वहाँ पे लगातार काम भी कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो त्रिपुरा में तो खैर अब बीजेपी की वहाँ पर IPFT इस नामक दल, हाँ, उसके साथ सरकार है। बाकी मेघालय में और भी है वहाँ पे, जो 20 सीटों पर अच्छा खासा वर्चस्व तो, और मेघालय में और नागालैंड में ये गठबंधन में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल थे। मेघालय में कोई इस बार गठबंधन में नहीं है बीजेपी, और वहाँ पर चाह रही है कि हम 10 से 15 सीटों पर चुनाव कम से कम जीत जाएं। नागालैंड में नगा समस्या का जो राजनीतिक समाधान निकालने की बात हुई थी, उसको लेकर लोग थोड़े असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसलिए देखना होगा कि क्या वहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन है, या जो अभी जो वर्तमान सरकार थी, क्या वो लौटती है। तो इस थोड़ा संशय का माहौल है, लेकिन एक विश्वास भी है लोगों को कि जो शांति रही है, और ख़ासतौर पे पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो अफस्पा का जो एरिया था वो कम हुआ है। कई क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया है। और आपने देखा कि अभी हाल में अगर हम चुनाव देख लें, पिछले साल का चुनाव देख लें तो मणिपुर में बीजेपी को फिर से स्पष्ट बहुमत मिल गया था। तो ये एक जो असम में भी हुआ था, जी, असम में हुआ था। तो ये हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वादे पूरे करने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। जो जुड़ाव था पूर्वोत्तर का देश के अन्य भागों से, वो पहले की अपेक्षा मजबूत हुआ है। वहाँ पर जो विकास परियोजनाएं गई हैं, वहाँ पर अभी कनेक्टिविटी है। और प्रधानमंत्री अगर हम बात करें यूपीए के दौरान की, तो असम से मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। वो उतने दौरे नहीं करते थे जितने वर्तमान प्रधानमंत्री ने कर लिए हैं, जबकि वो बनारस से सांसद हैं। तो ऐसे तमाम, और हर केंद्रीय मंत्री के लिए ये एक तरह से अनिवार्य है कि आपको हर महीने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाना है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री लगातार वहाँ के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं,
और दिल्ली में एक समीक्षा बैठकें लगातार होती हैं। तो और हमने देखा कि किरण रिजिजू उनका कितना कद बढ़ाया गया। आप देखिए कि उनको बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसमें जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है वो उन्होंने आगे बढ़ाया। इससे पहले ये जो रेजोल्यूशन है वो कभी आडवाणी जी आगे बढ़ाते थे, कभी राजनाथ सिंह करते थे, कभी योगी आदित्यनाथ ने अभी किया था। तो एक उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई गई। आप देखिए कि अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो केंद्र में पहली बार इतने केंद्रीय मंत्री हैं पूर्वोत्तर के। अब आप देख लीजिए कि किरण रिजिजू हैं और जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, प्रतिमा भौमिक हैं। त्रिपुरा को तो पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी मिली है। और रामेश्वर तेली हैं और एक रंजन कुमार सिंह हैं। तो इतने केंद्रीय मंत्री वहां से बनाए गए हैं। तो ये एक जो त्रिपुरा खासतौर पे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट को जो एक अलग थलग रखा गया था, ठीक है कि वहाँ की चिंता की जाती थी लेकिन उस तरह से नहीं की जाती थी जितनी अब की जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि हमको मुख्य धारा में लाया गया है। और खासतौर पर आप देखिए कि उग्रवाद जो पहले वहाँ पर हावी था वो शांत हुआ है। लोग मुख्य धारा में आकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि वादे पूरे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिणाम रहेंगे ये कुछ हद तक केंद्र के अनुकूल रहने वाले हैं। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ी बात जो अभी कही जा सकती है, जो पॉजिटिव हुई है, वो ये है कि वहाँ पे शांति स्थापित हुई है और राजनीतिक स्थिरता। क्योंकि पहले पार्टी एक दूसरे में विलय कर ले जाती थी। जी। तो ये चीजें बंद हुई और शायद यही है कि वहाँ के लोगों में एक नाकेबंदी होती थी, तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।